नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 13 जुलाई को हम लोग चर्चा करने वाले हैं दलाई लामा, विश्व जनसंख्या दिवस। साथ में असीम प्रोग्राम एक भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में और भी जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो पिछले प्रश्नों के उत्तर हैं वो देख लीजिए। अगर आपको प्रश्न चाहिए तो पिछला वीडियो देखिए और वीडियो के अंत में आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। सबसे पहला आता है सेगमेंट आपका दलाई लामा। देखिए दलाई लामा चर्चा में क्यों आए, इन पे एक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, इनकी बायोग्राफी लिखी गई है और इसीलिए कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गए हैं। अब दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये दलाई लामा एक उपाधि है जो तिब्बत के धर्म गुरु के रूप में जानी जाती है। यानी कि जो तिब्बत का जो भी धर्म गुरु बनेगा, वहाँ की जनता के द्वारा चुना जाता है, तो वो दलाई लामा बोल दिया जाएगा, ठीक है। और इनके जीवन पे भी पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेट बायोग्राफी। और इसका जो विमोचन है यानी जो इसका प्रकाशन है वो 2020 में ही किया जाएगा, ठीक है। तो ये नाम कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप देख रहे हो वर्तमान में जो भारत और चाइना के बीच में तनातनी है, तो उसी को लेकर के चाइना भी चर्चा में, भारत भी चर्चा में है। और जो दलाई लामा है वो कहीं ना कहीं चीन से संबंध रखते हैं, तो इसीलिए ये जो प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके प्रकाशन की बात करें अगर, तो इस पुस्तक को जो है रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और इसके लेखक तेनजिन घेरे टेथांग हैं, चाइनीज हैं ये। तेनजिन घेरे टेथांग, ये नाम आप याद रखना। वैसे तुक्का भी मार सकते हो, थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कौन सा चाइनीज नाम है और कौन सा है। अगर वर्तमान दलाई लामा की बात करें तो वर्तमान में जो दलाई लामा हैं वो 14वें नंबर के दलाई लामा, इसीलिए पुस्तक में देखो 14th है, ठीक है। तो 14वें दलाई लामा हैं और ये 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर कहाँ पे आ गए थे? भारत में आ गए थे। और इसीलिए कहीं ना कहीं चीन के अंदर रोष भी है कि भाई जो चीन का धर्म गुरु है, क्योंकि तिब्बत जो है वो चीन ही अपना भाग मानता है तिब्बत को, तो इसीलिए बोलता है भाई चीन का जो धर्मगुरु भारत में जाके रह रहा है, तो इसीलिए उसके मन में मनमुटाव चलता रहता है। और 1989 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए कि दलाई लामा को शांति का नोबेल कब मिला या फिर उनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है बढ़ती जनसंख्या, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य तथा मानव अधिकार जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अब देखिए है क्या, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई पृथ्वी का टुकड़ा है, मतलब पृथ्वी है ये, ठीक है। अब ये तो बढ़ेगा नहीं ना, चाहे 100 साल, 200 साल, 1000 साल हो जाए, कभी नहीं बढ़ने वाला। लेकिन इसमें रहने वाले लोग साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है, इतने हिस्से पे लोग रहते हैं और इतने हिस्से पे क्या होता है, इतने हिस्से पे लोग रह रहे हैं, इतने हिस्से पे कृषि होती है। जब तक भाई कृषि नहीं होगी लोग खाएंगे क्या? अब मान लो यहाँ पे कुछ लोग हैं, रह रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद में यही जनसंख्या दूनी हो गई। जब जनसंख्या दूनी हो गई तो इनको रहने के लिए जगह भी दूनी चाहिए, तो इतना स्पेस और कवर कर लेंगे। तो यानी कि आधी पृथ्वी तो भाई रहने में चली गई, अब बचा आधा पार्ट, इसमें खाद्यान्न उत्पादन होगा। तो इससे होगा क्या? इससे भाई एक तो भुखमरी आएगी, बेरोजगारी आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप यानी जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उससे आने वाले जो प्रभाव हैं वो लॉन्ग टर्म है। यानी कि जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जगह हमारे पास उतनी है, उतने में रहना है, उतने में आपको फसल उगानी है, यानी खाद्यान्न उगाने हैं, तो कहाँ से क्या होगा सब कुछ। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो हमारे रिसोर्स हैं वो घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो रिसोर्स का कम होना ये भविष्य के लिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही संकटदायक है। तो इसी सब को देखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये कैसे निपटेगा, यानी कि भविष्य के लिए किस तरीके से जनसंख्या हमारे लिए हानिकारक है, वो सब के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो इस साल की जो थीम थी पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड वुमेन एंड गर्ल्स। इसकी शुरुआत की बात करें अगर तो 1989 में यूएनडीपी क्या है भाई? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और पहली बार
11 जुलाई 1990 को ये मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है क्या भाई ये? इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है और इसे जो वर्तमान में निदेशक हैं नतालिया कनेम है। याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे आपसे। नेक्स्ट आता है असीम। असीम प्रोग्राम क्या है भाई? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग। यानी कि जो भाई युवा है उसकी स्किल क्या है, वो क्या क्या करना जानता है, उसका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पे उसको रोजगार जो है दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है आगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, ये आप लाइन याद रखना, जो मंत्रालय है यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि असीम कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपको बताना है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसके द्वारा एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग तथा आपूर्ति के अंतर को कम करना तथा सूचना प्रवाह में सुधार करना। अब इसका मतलब क्या है? देखो भाई, अब इसमें कह रहा है कि जो आपका मांग और आपूर्ति, यानी कि कार्यबल में मांग और आपूर्ति, मान लीजिए रोजगार जो लेने यानी कि जो बेरोजगार हैं 100 लोग हैं, लेकिन जहाँ पर नौकरी लगेगी इनकी, यानी जो लेने वाले हैं अपॉइंट करने वाले वो केवल 10 हैं। अभी अंतर कितने का है? 90 का है। अब ऐसा कुछ हो जाए कि 100 लोग हैं, यहाँ पे 20, 30, 40, 50 या 100 भी लोग हो सकते हैं। ये जो डिफरेंस है इसके कम करने की बात हो रही। साथ में जो सूचना प्रवाह के सुधार की बात हो रही है, इसका मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो कंपटीटर है, कोई भी बेरोजगार है, वो फॉर्म डालता है। अब भाई 5-5 महीने तक जो है उसका कुछ होता ही नहीं है, ना ही एग्ज़ाम डेट आती, ना ही कुछ। अब एग्ज़ाम दे भी दिया तब भी उसको एक साल तक उसके रिजल्ट का वेट रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कम होना, इसमें टाइम कम होना, ये सब इसका उद्देश्य है, असीम पोर्टल का उद्देश्य होगा। अगर इसके हम डेवलपमेंट की बात करें, जो असीम को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने क्या किया है, बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटर प्लेस आप याद रखना, ये जो कंपनी है इसी ने असीम को बनाया है। ठीक है, केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्री की बात करें अगर, तो वर्तमान में महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। नेक्स्ट आता है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। ठीक है, अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग की गई है और जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना आया है उसको उत्कृष्टता पत्र भी दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को, नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर जो आया था वो राजस्थान का कोई थाना था। नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य, भाई जब अगर देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो राज्य का भी सबसे सर्वश्रेष्ठ अपने आप हो जाएगा। देश और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यह पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित है और इसको गृह मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्टता पत्र भी दिया गया है। नेक्स्ट आज के प्रश्नों की बात करें अगर, तो पहला प्रश्न आपका है ग्लोबल इंडिया वीक की थीम क्या थी? ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किन 2 देशों द्वारा चेचक और खसरे का उन्मूलन कर दिया गया है? नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट एक्सेल क्या है? फोर्थ है आपका हाल ही में भारतीय रेलवे के साथ में किस संस्था ने सौर ऊर्जा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेक्स्ट है बलराम योजना किससे संबंधित है और आपको स्टेट भी बताना है कि कौन सा स्टेट है वो। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए।